जो सर एक्चुअली मैं पिछले 1 महीने से आपको ट्रैक कर रहा था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स होने वाला है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज संडे के दिन आज टाइम मिला और हम लोग वीडियो कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाइलाइटिंग योर फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। My name is Umesh Gupta and I am 2020 बैच ऑफ IPS। और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर से बिलोंग करता हूँ। और सूरजपुर में भी एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरी फैमिली अभी भी रहती है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी एक एल्डर सिस्टर और एक यंगर ब्रदर हैं। मेरे फादर कोल इंडिया में मजदूर हैं जो लैंड एक्विजिशन के थ्रू उसमें गए थे, और माई मदर इज़ होम मेकर। सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट माय फैमिली। सर आप अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, यूपीएससी का सीड तो 12th क्लास के रिजल्ट के बाद ही कहीं ना कहीं आ गया था मेरे अंदर। जी एक्चुअली हुआ ये था कि 12th क्लास में मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था। जी तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक आ गई थी, सेकंड रैंक थी। वाह। तो उसके बाद वहाँ के जो उस टाइम के कलेक्टर सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था फेलिसिटेट करने के लिए। तो उन्होंने ही पूछा कि तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा सर मैं और यूपीएससी मतलब कभी सोचा ही नहीं ऐसे। तो फिर कभी ऐसे कॉन्फिडेंस आता नहीं था, क्योंकि गांव में पढ़े, 10th क्लास तक पूरी पढ़ाई गांव में ही हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि बेटर ये है कि कोई टेक्निकल डिग्री हासिल की जाए। उसके लिए फिर IIT JEE की तैयारी की और उसमें IIT क्वालिफाई किया, और फिर IIT BHU से बीटेक किया। तो बीटेक के टाइम पे ही यूपीएससी की जर्नी की काइंड ऑफ शुरुआत करने का चल रहा था। बट वही था कि वो कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं कि मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जब बीटेक के बाद जब मेरी जॉब लगी कैंपस प्लेसमेंट से, तो पहले मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। उसमें भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 22 आया। तब मुझे जाके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब शायद मैं एलिजिबल हूँ या फिर कैपेबल हूँ कि मैं यूपीएससी जैसे एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मन बनाया और थोड़ा सा छुट्टी लेके 1 साल दिल्ली में अच्छे से तैयारी की। फर्स्ट सिंसियर अटेम्प्ट जो था वो 2017 में स्टार्ट हुआ। तो उस समय ऐसा था कि मेरे मन में ये था कि IPS में नहीं जाना है, तो इसलिए मैं IRS IT ऑप्ट कर लिया था। हालांकि मेरी रैंक IPS के लायक थी, तो मेरा हमेशा पहला चॉइस IAS फिर IRS IT हुआ करता था। फिर उसके बाद वापस मैंने अपने आप को रिकंसिडर किया कि मैं IPS के लिए सुटेबल हो सकता हूँ। पहले तो मैं अपने आप को सुटेबल ही नहीं मानता था IPS के लिए, कि शायद मैं उस सर्विस के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग आपको पूरी तरह मोल्ड कर देती है और आपको जो IPS के चैलेंजेस हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर देती है। उसके बाद फिर से कॉन्फिडेंस आया कि वापस एग्जाम देते हैं, IAS IPS दोनों इस बार चॉइस में रखा जाएगा। तो 2019 में फिर से एग्जाम दिया और भगवान की दया से वापस 162 रैंक आई। और मैं लकी था कि वापस एक बार मुझे IPS में आने का फिर से मौका मिला। और मैंने अच्छे तरह सोच विचार करने के बाद इस बार IPS चुना, और अगेन ईश्वर और माता पिता की कृपा से मुझे होम कैडर भी मिल गया। तो मैं इस तरह से 2020 बैच IPS अपने छत्तीसगढ़ कैडर में ज्वाइन किया। तो ये मेरी यूपीएससी की जर्नी रही। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आपको होम कैडर मिला इस वजह से आपने IAS के लिए ट्राई करना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम लोग, आई वुड नॉट से कि 100%, बट मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी, उनका फर्स्ट टारगेट IAS ही होता है। और किसी कारणवश आप लोगों को भी पता है कि यूपीएससी में हर क्षेत्र के, हर फील्ड के स्टूडेंट्स आते हैं। कंपटीशन इज सो टफ कि 2-3 मार्क्स से भी आप अगर पीछे रह गए तो देन यू कैन नॉट गेट योर डिजायर्ड सर्विस और IAS। तो शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि आपको IPS में सर्व करना है। IAS के लिए ट्राई किया था मैंने, जैसा बताया कि IAS वाज माय फर्स्ट प्रिफर्ड सर्विस, बट IPS में भी मौका मिला। तो फिर उसके बाद मैंने अब सोचा अब बस करते हैं, अब सर्विस को जो है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। कैसा रहता है सर यूपीएससी का कैडर अलॉटमेंट का, क्या तरीका रहता है जो आपको होम कैडर मिला सर? कैडर अलॉटमेंट के लिए एक पहले तो वैकेंसी आती है जिसमें 1/3 वैकेंसीज आपके होम स्टेट जो इनसाइडर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए टोटल 8 वैकेंसीज आई, तो उसका 1/3 अप्रोक्सीमेटली 3 वैकेंसी इनसाइडर रहेगी। तो मेरे टाइम पे 2020 बैच में जो 2019 एग्जाम से हुआ था,
उसमें 8 वैकेंसीज थी और 3 इनसाइडर थे। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से अकेला ही था तो मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मुझे होम कैडर ही मिलना है। अगर नहीं भी होती, मुझे कोई और कैडर भी मिला होता, तो चूंकि मैं अब श्योर हो चुका था कि मैं आईपीएस ज्वाइन करना है मुझे, तो मैं किसी और कैडर में भी जाके सर्व करने के लिए तैयार था जी। तो ये प्रोसेस होता है और आपके रैंक के बेसिस में, आपके प्रेफरेंस के बेसिस में। पूरे कंट्री को यूपीएससी ने 5 जोन में बांट रखा है। आपको सीक्वेंस में प्रेफरेंस भरना है। एक जोन आपने फर्स्ट चॉइस दिया, देन दूसरी चॉइस आपकी सेकंड जोन से आएगी। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस देते हैं और आपकी रैंकिंग के बेसिस पे, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है कैडर का अलोकेशन किया जाता है। सर, आपका 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुआ है, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम से आप यूपीएससी दिलाएं, तो क्या यूपीएससी में मीडियम का कुछ बेनिफिट रहता है क्या? 10th तक नहीं, मेरा 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुआ है। इवन मैंने IIT जेईई का एग्जाम भी हिंदी मीडियम से दिया था। तो मतलब जब कॉलेज में गए तो फर्स्ट ईयर में मेरे को लगा कि मैं तो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे को याद है, मेरी IIT में हम लोग 88 का बैच था, उसमें से सिर्फ 4 लोग हम लोग हिंदी मीडियम के थे। तो मुझे मतलब लगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग वही पैराबोला को परवलय पढ़ के गए थे हम लोग, ठीक है। तो सीखने की बात होती है। एक चीज मुझे समझ में आई, एक्चुअली मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सही टाइम पे मुझे सही चीज पता चल जाती थी। उस समय मैं बहुत परेशान था कि इंग्लिश सीखना है, और क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह में इंटरव्यू इंग्लिश में लेते हैं IIT में, तो उस समय टारगेट वो था। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखो। मुझे फॉरेन की या हॉलीवुड की मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं कॉलेज में टाइम होता था तो कोई टीवी सीरियल जो है लैपटॉप पे डाउनलोड करके देखता था, जिससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो चुके। इस तरह से एक सीखने के होते हैं ना। मुझे एक चीज़ याद है, मैंने पूछा था कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा तेरे को सीखने आता है, बस तेरे को इंग्लिश आती है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे सीखा, और जब कॉलेज से पास आउट हो गया, फिर जब यूपीएससी देना था तब भी ये डाउट आया कि क्या हिंदी मीडियम से ही देना चाहिए। बट उस समय बहुत सारे सवाल थे, जब कॉलेज से जब हम लोग निकले, कि हिंदी माध्यम से उतने सिलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश में ही दिया जाए, जब मैं ऑलरेडी इंग्लिश इतना सीख रहा हूँ। फिर मैंने सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो सब्जेक्ट से पढ़ते पढ़ते साथ में मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव होती गई, और मैंने सबसे जो बेस्ट काम था वो किया कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो उसको पहले हम लोग क्या करते थे, हिंदी में सोचते थे और फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे, क्यों ना हम उसको इंग्लिश में ही अडॉप्ट कर लें पूरी तरह। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो था वो क्रॉस हो गया। फिर मैंने यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट्स इंग्लिश मीडियम से दिए, और इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही दिया, और मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। स्पेशली मेहनत तो लगी, 2-2.5 साल की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। शुरुआत में न्यूज़पेपर्स बाकी एस्पायरेंट्स जो थे वो 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर लेते थे, मैं एक न्यूज़पेपर को 4-4 घंटे लेके बैठा होता था शुरुआत में। तो इस तरह से लैंग्वेज का बैरियर तो रहता है। हिंदी मीडियम से भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा एस्पायरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी इंग्लिश के ग्रामर पे ठीक ठाक कमांड है, मतलब ठीक ठाक आप लिख लेते हैं, ग्रामेटिकली आप इनकरेक्ट नहीं होते हो, इंग्लिश में आपके पास वोकेबुलरी नहीं होती है शुरुआत में, तो आप इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि इंग्लिश में ही सोचना है। ठीक है, जैसे जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट है, उसको ये नहीं सोचना कि पत्रकार को मैं जर्नलिस्ट बना रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ जर्नलिस्ट है। ठीक है, सिचुएशन ही है। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश के टर्म्स यूज करना, अपने माइंड को बार बार ये रिमाइंड कराना कि नहीं, मुझे हर चीज को इंग्लिश में, जैसे गाड़ी नहीं बोलना, व्हीकल है वो। ठीक है, यही है, सड़क की जगह रोड है, तो पूरे दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, तो फटाफट आने लगता है फिर। सर, एक शॉर्ट ब्रीफ उनके लिए जो अभी यूपीएससी 2024 में प्रीलिम दे रहे हैं। हाँ, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट आई थिंक मिड जून में है समझे, जो ये लोकसभा इलेक्शन की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। तो देखिए, अभी जो जितना टाइम बचा है, फ्रॉम माय नॉलेज इट इज अराउंड 70-75 डेज रिमेनिंग। इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए, अभी थोरो स्टडी करने का टाइम चला गया है, मतलब देयर आर ओनली 70 डेज, यू हैव अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट्स टू कवर। अगर मैं तोड़ देता हूँ हर सब्जेक्ट को, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 6-7-8 डेज हैं, और यू कैन टेक इट एज अ 1 वीक ईच सब्जेक्ट। ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको लास्ट के 15 दिन जो है रिवीजन के लिए भी रखना पड़ेगा। तो अब क्या करना है कि एक सब्जेक्ट को उठाया, उसके किसी एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट पेपर लगा लिया बिना कुछ पढ़े,
उस टेस्ट पेपर में भले आपके 30 क्वेश्चन सही होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, इट डजंट मैटर। उस टेस्ट पेपर को एज अ रिसोर्स यूज करो। जैसे मैं विजन आईएएस का लगा लेता था और इनसाइट्स ऑन इंडिया का भी लगा लेता था। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट पेपर कुल मिला के 65-70 के आसपास, मतलब हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 6000 से 7000 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना भी बने, जो क्वेश्चन आपसे बन गए और जो नहीं बने, जो बन गए उनको जाके उस चैप्टर में देख लो कि आप जो सोच रहे थे वो सही तरीके से लगाए हो आंसर, या फिर तुक्के से लग गया हो, या फिर कुछ और थॉट प्रोसेस से पहुंचे। तो दोनों सोचना है कि अगर कोई और थॉट प्रोसेस से भी सही आंसर पे पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपका जो इंटेलिजेंट गेसिंग की कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है। उस चैप्टर को पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। ऐसे करते करते फिर जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे, अगर आपने उस करंट अफेयर्स को कभी नहीं पढ़ा पहले, तो उसको नोट्स बना के रखे। तो मैं क्या करता था, टेस्ट पेपर से शॉर्ट नोट्स बना लेता था जी। 1 नोट पे, ए 1 लाइनर, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको फैक्ट चाहिए होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेशन का टेक्निक काम करवाना है तो फिर आपको नोट्स होने चाहिए। करंट अफेयर्स का सेपरेट नोट्स बना लो, लास्ट में उसको रिवाइज कर लो। आजकल जो करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे करके आप पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए। साथ में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रात में शाम को 25 या 50 क्वेश्चन डेली आते हैं, तो उसको खाना खाने के बाद जब भी समय मिले तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें और उसमें से कुछ फैक्ट निकले तो वो कर लें। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर पे रिलाई करते हैं तो आपका वाइड कवरेज नहीं हो पाता। इसलिए एटलीस्ट 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, ताकि कुछ चीज, देखो उसमें जो सेम चीज कवर होगा उसका रिवीजन होगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो सेम चीज अगर दोनों ने कवर किया रिवीजन होगा, और कुछ नया कवर किया तो आपको नया फैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये फैक्ट बहुत हैंडी होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन से 4 ऑप्शन हैं, आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, 50% प्रोबेबिलिटी आपके करेक्ट होने की बढ़ जाती है। तो ये तरीका होना चाहिए। लास्ट के 15 डेज में जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करें और डेली एक टेस्ट दें। बिलीव मी, अगर आप 15 डेज में डेली एक टेस्ट अपीयर करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उससे भी नया नॉलेज बढ़ रहा है। तो ये जो टेस्ट पेपर लगा रखे हैं उनको रिवाइज करने की बजाय आपने जो फैक्ट लिख रखे हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, और लास्ट के 15 दिन अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में बढ़िया से अपीयर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपीयर योर टेस्ट पेपर्स एज पर एग्जाम शेड्यूल। जैसे एग्जाम का शेड्यूल है सुबह 9 से 11, आपको उस टाइम ही अपीयर करना चाहिए, क्योंकि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो होती है, बॉडी का एक साइकिल होता है, जो क्लॉक साइकिल होता है। मान लो आप सो के उठते हो 10 बजे, तो उस समय जब अब एग्जाम चल रहा होगा 9 बजे ना, तो आपका शरीर सोचेगा कि यार इस समय तो सोता था, वो रूटीन बन जाता है। और एग्जाम के दिन फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 बजे 11 बजे सो जाए, सुबह 6 बजे उठना है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता, नींद ही नहीं आएगी, बिकॉज ये रूटीन बन चुका है। तो भले आपका लेट नाइट पढ़ने का हो, फिर भी आप एग्जाम से एटलीस्ट 10-15 डेज पहले चेंज योर रूटीन। ट्राई टू स्लीप एट 11, गेट अप इन द 7, एटलीस्ट 7 in the morning. That way you can readjust your body clock cycle. राइट, तो ये रहता है। सेम थिंग होता है कि सेकेंड हाफ जब 2 से 4 होता है आपका सीसेट का पेपर, अब 2 से 4 हम क्या करते हैं, जनरली खाना खा के जो है आराम करते हैं। उस दिन क्या चलेगा, बॉडी चाहेगा यार अभी तो खाना खाए और आराम करो, दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि सीसेट इज बिकमिंग टफर एंड टफर। सीसेट को हर साल टफ बना रहे, सो यू नीड टू बी एक्टिव इन दैट जो टाइम फ्रेम है। तो मैं तो कहता हूँ सीसेट का पेपर 2 से 4 के बीच में प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं पढ़ना, सीधा प्रैक्टिस है। तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है उस टाइम में, तो सॉल्व हो ही जाएगा। ऑल्दो इट्स क्वालिफाइंग, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हो, मतलब अपने D-Day के लिए खुद से तैयार करने से पहले। थैंक यू सर। सर, जो एस्पिरेंट बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग अभी कॉलेज रिसेंटली पास आउट हुए हैं और उनको यूपीएससी करना है, तो वो किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि आपके पास एक अच्छा अनुभव है, आपने 3 बार यूपीएससी दिया और 3 बार आपका सिलेक्शन हुआ है। बेस्ट तो ये होगा कि अगर आपने सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा जी, कि क्या आप चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करना, और किस हद तक चाहते हैं। वो जो बोलते हैं ना, डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अपने आप आपको डिसिप्लिन कर दे जी। हमारे मन में सबसे पहले ये डाउट होता है, जैसे मेरे अंदर भी था, शुरुआत में था कि क्या मैं कर सकता हूं। मुझे ये डाउट कभी नहीं आया कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मुझे ये डाउट था कि क्या मैं कर सकता हूं, और जब जब ये डाउट आता है तब तक हमारा एफर्ट कम होने लगता है कि यार इतना मेहनत करके अगर हमें फेल ही होना है तो फिर हम क्यों ये एफर्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये करना है, मतलब करना है। जब आप किसी चीज को, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम बहुत सारी चीजों में सवाल नहीं पूछते।
हम सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कहीं पे मैंने सुना था कि एक मतलब गार्डन में खेल रहे होते हैं, एक इंसान होता है, उसकी छोटी सी बच्ची होती है, तो अचानक से बारिश होने लगती है और सभी शेड के पास चले जाते हैं, लेकिन बच्ची उसको एंजॉय करती है, भीगने की कोशिश करती है, तो उसके पापा उसको अंदर शेड में खींच लेते हैं। तो सभी परेशान रहते हैं एकदम कि आज ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, बारिश कब रुकेगी, 15-20 मिनट से बारिश हो जा रही है, बट वो बच्ची ये बोल रही है कि पापा ये बारिश हर रोज क्यों नहीं होती। उसको उस बात की नहीं है। सेम वही है, तो अब उसको जवाब नहीं बताते, उसके पिताजी बोलते हैं होगी होगी बेटा, रोज होगी, बट उसको सोचिए उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, उसको लगता है कि बारिश इसी टाइम क्यों होती है। ये एक इंक्वायरिंग माइंड, जिसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चनिंग माइंड होता है, कि आपको जो चीज करना है वो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस चलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी की बात है, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ठान लीजिए कि जरूरत क्या है यूपीएससी की, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, स्पेशली जनरल स्टडीज में। ऑप्शनल का तो आप सेपरेट तैयारी करेंगे, एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मांगता है, लेकिन कितना एफर्ट चाहिए, किस डायरेक्शन में एफर्ट चाहिए। तो शुरुआत जो करना चाहते हैं वो पहले तो सिलेबस को समझ लें। तो पढ़ना चालू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है, अप्रोच कैसे करना है और डिमांड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो टॉपर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके टीचर्स जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सेमिनार्स लेते हैं, उन सेमिनार्स की वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं। जैसे विजन आईएएस के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया के अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको जाके देखना चाहिए, फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चाहता गया है, इसमें जरूरत क्या है इस एग्जाम की। फिर उसके बाद सिलेबस को देखना चाहिए, सिलेबस के इसको इस तरह से अप्रोच करना है, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ में ऑप्शनल को साथ में लेके चलो। उसके साथ जरूरत आती है आप फ्रेम ऑफ माइंड कैसे बनाना है। जैसे आप चल रहे हैं तो आपको दिखनी चाहिए जो हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सब प्रॉब्लम्स हैं समाज की, वो दिखनी चाहिए। हम सड़क पे चल रहे होते हैं, सड़क में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो क्यों है। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट या स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है GS3 में, वो आपको तब पता चलेगा जब आप समझ जाओगे कि डिमांड क्या है। इसके लिए सिलेबस को समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी किस तरह से इंडियन सिटीज को डीकंजेशन और बेहतर करने में, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने में कारगर साबित होगी। देन यू कम टू रियलाइज कि आप आंसर्स कैसे बना सकते हो। बिलीव मी, अगर आपने अपना ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस इतना बढ़ा लिया कि एवरीवेयर यू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप सड़क पे चल रहे हैं, किनारे दुकानें लगी हैं, दुकानें अपनी होर्डिंग्स और बोर्ड जो होते हैं ना, जिनको हम लोग हटवाते रहते हैं, वो रोड पे आधे रख देते हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, या ट्रैफिक का मेजर कॉज है। जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती है, दिस इज मेजर, एक पॉइंट आपका वहीं पे तैयार हो गया। आप बाहर जाते हैं, आप देखते हो कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स। एक इसका एनसीआरबी का डेटा आया 2018 में कि देयर आर अराउंड 1.5 लाख पीपल लूजिंग देयर लाइफ्स। 1.5 लाख लोग मर रहे हैं हर साल रोड एक्सीडेंट से। उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि करेंटली वो न्यूज में था। आपका दिमाग तुरंत चला चाहिए क्यों हो रहा है एक्सीडेंट। ठीक, तो हम लिखते हैं कि रोड्स में प्रॉब्लम है, गाड़ियों में प्रॉब्लम है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, बट आप सोशल कॉज को एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं करते। लोगों के पास व्हीकल आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, बट उसकी ड्राइविंग कैपेसिटी को कभी चेक ही नहीं किया जाता। ये सब चीजें कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सड़क पे घूम रहे हो वहीं पे दिख जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि जो बिगिनर्स हैं उनका बेस्ट वे है आपको अप्रोच समझना है। इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद आती है सिलेबस को कैसे कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के लिए प्रीलिम्स के लिए बेस्ट तरीका होता है एक ओवरव्यू आप सब्जेक्ट का ले लीजिए। जैसे पॉलिटी आपको पढ़ना है तो आपने एनसीईआरटी से पढ़ ली, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ते जाइए और टेस्ट पेपर लगाते जाइए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर्स हैं। और जब रिवीजन करें तो वापस से किताब को कभी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी रिवीजन में। पहले टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस लगाया, बनता है नहीं बनता है, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको जाके तुरंत पढ़ लो। इस तरह से ना कभी बर्डन नहीं आता। आप एक क्वेश्चन से एक चैप्टर कवर करेंगे। अगर इंडियन पॉलिटी में 80 चैप्टर्स हैं, आप लगभग 200 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। पता भी नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन में इंडियन पॉलिटी वापस से रिवाइज हो जाएगी।
तो ये एक बेहतर तरीका होता है अपने आप को ओवरबर्डन करने से बचाने के लिए। ये एक तरीका है जिससे कि आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिमांड को समझना। एक बात और, आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है, हर टेलीग्राम ग्रुप जो है भरा हुआ है जी। बुक से, हर एक तरह तरह की टॉपर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गई हैं, हर एक टॉपर अलग बताता है। तो इस टाइम पे कोई एक ऐसे बंदे के कांटेक्ट में रहे जिसने रिसेंटली इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हो। जरूरी नहीं कि उसने टॉप रैंक लाया हो जी, उसने क्वालिफाई किया हो या इंटरव्यू दिया हो, उसको एटलीस्ट एग्जाम की बेसिक डिमांड के बारे में पता है। उसको ये पता है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कौन सा टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो उसके कांटेक्ट में रहकर एक गाइडेंस लेके वो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ऐसा अप्रोच चाहिए तो हमारे सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें सर चैनल का नाम बताएंगे एक बार प्लीज। मेरे चैनल का नाम उमेश गुप्ता IPS ही है। ये मैं उन दिनों में किया था जब मेरे पास समय रहता था जी। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था ताकि एस्पायरेंट्स की जो नए स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, उनकी हेल्प कर सकूं। जी। तो ये मेरा चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। पहले भी मैंने UPSC प्रिपरेशन, इवन नोट्स मेकिंग के बारे में भी उसमें काफी कुछ बताया हुआ है। सर, हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड मेंटेन रेगुलरिटी इन स्टडी। हाँ, देखिए मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि फोकस करने के लिए ना आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। देखो, अगर आप किसी चीज को इस शिद्दत से चाहते हो, मतलब जो डिजायर शुड बी सो स्ट्रांग दैट इट कीप्स यू फोकस्ड, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इन यू। जैसे मैंने बताया ना कि आपके दिमाग में कंटिन्यूअस एक सवाल चलना चाहिए कि क्या ये एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरा जो गोल है उसमें किसी तरह से हेल्पफुल रहेगा, किसी तरह से अगर वो सहायक सिद्ध होता है तो मुझे कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि यू हैव 2 ऑप्शंस। आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक, और आपका मन नहीं है, मतलब यू आर नॉट इन अ मूड टू एंजॉय द मूवी। आपको लग रहा है कि अभी पढ़ाई का अच्छा मन है, मैं पढ़ाई करूंगा। तो आपको तुरंत दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, इधर गो टू मूवी और स्टे फोकस टू स्टडी। भाई देख लो कि किसमें तुम्हारा गोल जो आप करना चाहते हो वो क्या करीब लेके जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि मूवी देखना बुरा है, आप जाओ। जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हो, आपका वीक में बहुत अच्छी पढ़ाई है, देन यू नीड अ ऑफ डे, देन गो फॉर द मूवी ना। सही टाइम पे सही चीज करना है जी। मान लो शादी है किसी फैमिली में, दूर, आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो या किसी सिटी में तैयारी कर रहे हो, आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है। क्या शादी में जाना जरूरी है? मतलब आपके जाए बिना भी शादी हो ही जाएगी जी। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस हमेशा करना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा फोकस रहने में हेल्प करेगी। सेल्फ डाउट आता है तब हमारा फोकस जाता है, या फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमारे पास अब एनर्जी ही नहीं बची, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कवर करना है। देन ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। जब कोई भी प्रॉब्लम अगर बड़ी है, मान लो यू हैव टू कवर अ सिलेबस ऑफ एनी सब्जेक्ट, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन और स्मार्ट करो उसमें। आप सपोज कि GS3 में सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक मनी लॉन्ड्रिंग से आता है, टेरर फाइनेंसिंग से क्वेश्चंस आते हैं, सेल्फ हेल्प, जैसे GS2 में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसका 4-5 पेज का बस नोट्स बना लिया, करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट्स डाल दिए, हो गया। योर 15 मार्क्स और 10 मार्क्स सिलेबस इज प्रिपेयर्ड। वो फोकस करना है ना कि स्ट्रैटेजिकली अपने को डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। तो इससे आपको फिर बोरियत भी नहीं आएगी, फोकस नहीं हटेगा और डिसिप्लिन तो देखो, डिजायर है तो अपने आप आ ही जाएगी। मैं हर दिन सोचता था कि तैयारी के टाइम पे 11 बजे मैं सो जाऊंगा, सुबह सभी कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है, बट आई कुड नेवर स्लीप एट 11 क्योंकि मेरा टारगेट ऐसा होता था ना, अनरियलिस्टिक टाइप का होता था कि वो 2-3 बजा ही देता था। और एक चीज और, अपने लिए टारगेट्स बनाओ कि इस वीक में मैं इस सब्जेक्ट का इतना सिलेबस कर लूंगा। उसका बेस्ट तरीका होता है किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो। अगर टेस्ट सीरीज ले लिया, 15 दिन में जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जो टेस्ट है, उसको उस 15 दिन में कवर करना है। और उसको भी ये नहीं कि अब क्या होता है कि हम सोचते हैं 15 दिन में है तो हमारे पास 15 दिन है, बहुत ज्यादा लगता है जी। तो शुरुआत में हम ऐसे ही लैक्सिक रहते हैं, लेजीनेस रहता है कि अरे यार बहुत समय है, समय आते आते फिर हमारे सांस फूलने लगती है कि यार अब तो कुछ किया ही नहीं, अब तो समय आ गया। इसके लिए ब्रेक डाउन करना है। मान लो सिलेबस में 4 सब टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स के और छोटे छोटे टॉपिक्स करके 15 दिन के लिए हर एक दिन का शेड्यूल है, इसमें मेरे को आज ही करना है। तो आपको दिमाग में घंटी बजती रहेगी कि यार अगर आज ये नहीं किया ना तो फिर इसके लिए समय ही नहीं मिलेगा जी।
ये तरीका है डिसिप्लिन फोकस रहने का। फिर सोचने का ही मौका नहीं मिलेगा कि फोकस जाएगा कहाँ, डिसिप्लिन घट रहा है, टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड है। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू प्लान ईच डे के अंदर भी यू शुड प्लान ईच आवर। आप जिस घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रॉपर होना चाहिए कि अगर मैं 10 से 12 तक ये पढ़ूंगा, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम फिक्स रहेगा। मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर में शाम को पढ़ता था, क्योंकि न्यूज़पेपर बेस्ड जो कुछ वेबसाइट जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया या IAS बाबा पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं वो लोग न्यूज़पेपर के बेसिस पे, तो शाम को करता था 6 से 8 उसके लिए फिक्स किया था, ताकि उस समय तक बहुत सारे बच्चे उसमें आंसर लिख चुके होते थे। तो एक तरह मेरा न्यूज़पेपर भी कवर हुआ, वहां से क्वेश्चन भी मिला और आंसर्स का वो भी मिल गया, एक साथ हॉलिस्टिक हो गया। तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। तो आपका हर घंटा, हर मिनट कह लो, मतलब 30-30 मिनट का भी शेड्यूल बना लो, तो आप फोकस यूज करने का सवाल ही नहीं होता है। जी, थैंक यू सर, आपने इस बहुत अच्छे से बताया कि टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को। और थैंक यू सर, आज संडे के दिन हम लोग आपके ऑफिस में वीडियो शूट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने समय निकाला। और सर, मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा, मोस्टली ये स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए। तो सर, हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? सक्सेस और हैप्पीनेस का एक ही मंत्र है, एंजॉय द प्रोसेस, जी, गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। जी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।